स्कॉलरशिप मिलती है। हमारी फैमिली नहीं सपोर्ट कर पा रही है हमको, बिकॉज वो फाइनेंशियली वीकर है, नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। और क्यों ना वीकर है, स्टार्टिंग से हमको दबाया जा रहा है, स्टार्टिंग से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इक्वालिटी दी है, बट फिर भी कोई भी उस पे काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है? इक्वालिटी दी है, क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि अगर इक्वालिटी इंसान को मिले, हर किसी को इक्वल एजुकेशन मिले ना, हमको स्कॉलरशिप मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सेक्शन हमारा वीकर है। जब इक्वालिटी आएगी ना, जब हर कास्ट के लोग इक्वल आएंगे ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको ये जो स्कॉलरशिप मिले वो भी बंद हो जाएगी। तब हमको भी कुछ एतराज नहीं रहेगा इस चीज से। तो इसके क्या टाइमलाइन वगैरह कुछ नहीं रहती क्या? अगर यूके, फॉरेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया की एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पीरियड में, जैसे कि इंडिया में इलेक्शन कब होता है तो एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप कब आएगी? हम उनको कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि जल्दी आएंगे। जल्दी कब आएगी? हमारा सब जो हमारे अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिले हैं हमें, तो वो सब वो पोस्टपोन हो जाने के बाद, वो सब विड्रॉ हो जाने के बाद वो हमें स्कॉलरशिप देंगे क्या? फाइनेंस का हवाला देते हो कि वित्त हमारे पास उपलब्ध नहीं, पैसा नहीं करके, मतलब ये फाइनेंस का हवाला देके उन बच्चों की जो अभी तक जो 75 बच्चे जाते थे फॉरेन में, उनको 60 लाख से 1 करोड़ तक दे सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने 30 और 40 लाख क्यों किए? क्या हम ऐसे समझे कि 46,000 करोड़ जो आप उधर में दे रहे हो, तो इस 30-40 लाख का जो 1 करोड़ देते थे वो माइनस करके उसमें आपने एडजस्ट किए हो? यानी कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो कि ये जो अनुसूचित जाति जमाती के जो बच्चे हैं, इनको उच्च शिक्षा से आप वंचित करने जा रहे हो। और अगर सरकार का ये रवैया रहा तो हम सरकार को, हम अभी आंदोलन के माध्यम से तो करेंगे, लेकिन हम सरकार को आने वाले जो इलेक्शन में वोट की क्या ताकत होती है, हम सरकार को जरूर दिखाएंगे। कि जब आईएएस की परीक्षा होती है, कलेक्टर की परीक्षा होती है, उसका बेसिक क्वालिफिकेशन होता है बीए। कोई भी ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट थर्ड क्लास ग्रेजुएट भी आईएएस की परीक्षा को बैठ सकता है। जब थर्ड क्लास ग्रेजुएट कलेक्टर बन सकता है, तो हमको एजुकेशन जाने के लिए 75 की ये कहाँ का न्याय है? ये क्या बात है? ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत बड़ा ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं हमारे साथ। जब थर्ड क्लास बीएससी, बीकॉम और कोई भी ग्रेजुएट कलेक्टर बन सकता है, तो 75 की लगाने का कोई मकसद ही नहीं आता है। इसका मतलब है ये उनके जो प्लानिंग है, एन केन प्रकारे ये समाज आगे न आए, आगे न पढ़ पाए, उच्च शिक्षा न पढ़ पाए। और बाबा साहब ने जो हमको बताया है कि आपको उच्च शिक्षित होना है, ये उन तक न जाए, यही उनकी सोची समझी रणनीति है। साथियों, अधिकारों की लड़ाइयों में न्योते नहीं भेजे जाते, जिसका ज़मीर जिंदा होता है वो खुद ब खुद यहाँ चले आते हैं। आपने देखा कि ये जो आंदोलन है स्कॉलरशिप का, इसको हमने पिछले महीने भी कवर किया था, लेकिन इनकी मांगे सरकार ने अभी तक की नहीं सुनी। सरकार उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है, इसीलिए ये जो आंदोलन है फिर से संविधान चौक में हो रहा है। और हमारे साथ में राजू भाऊ है। भाऊ, क्या हुआ? आपने पिछले बार भी आंदोलन किया था, आपके आंदोलन की जो मांगे हैं वो सरकार ने अभी तक की नहीं सुने। क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे सरकार को? देखिए, पहले तो सरकार से जो हमने मांगे किए थे, पिछले बार जो आंदोलन हुआ था नागपुर के अलावा नासिक और काफ़ी जगह और भी हुआ है, तो इस आंदोलन की वजह से सरकार ने ये मन बना लिया था कि ये जो दमनकारी शर्तें हैं उसको वो पीछे लेगी। उसके बाद सरकार ने, जैसे भी हमने सरकार से संपर्क किया अलग अलग तरीक़ों से, सरकार के पास हम निवेदन लेके गए, उनसे बात किया, सरकार ने इच्छा दिखाई कि इतना जन आक्रोश हो रहा है तो ये सारे नियम पीछे ले। उसी के साथ 6 तारीख को पिछली बार हमारी डिप्टी सीएम से यहाँ नागपुर में मुलाकात हुई। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस पर हम काम कर रहे हैं और ये सारी शर्तें हम पीछे ले लेंगे और नया जीआर एक सामने आएगा, जल्दी आएगा। उन्हें हमने ये भी बताया कि 12 तारीख को लास्ट डेट है, उसके पहले वो जीआर लाने की बात कर रहे थे, लेकिन आज की 10 तारीख आ गई है, परसों लास्ट डेट है। कुछ बच्चे अभी निकल रहे हैं आके, अलग अलग नागपुर के अलावा भी अलग अलग शहरों से पुणे के लिए निकल रहे फॉर्म भरने के लिए। सिर्फ 2 दिन बचे हैं उनके पास, तो बच्चों के पास 1 ही दिन बचा है, लेकिन अब तक सरकार ने ये नियम सारे वापस नहीं लिए हैं। तो इसीलिए हमने वापस ये आंदोलन आज खड़ा किया है और सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द ये सारी शर्तें वापस ले, नया जीआर सामने लाए, ताकि बच्चे जो महरूम रह जा रहे हैं, जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं, वो बच्चे जा पाए। और अगर इस बार सरकार ने ये बात नहीं मानी तो ये आंदोलन सिर्फ नागपुर तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे महाराष्ट्र भरे में हम आंदोलन बड़े पैमाने में करेंगे, जन आक्रोश होगा और बड़े पैमाने में करेंगे। और सरकार से इसीलिए हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा तकलीफ़ें ना हो, ना ही समाज को और ना ही सरकार को।
और सरकार ने एक हल्की सी तकलीफ की झलक देख ली है लोकसभा के इलेक्शन में, तो सरकार ने वहाँ से सीख लेते हुए समझना चाहिए कि विधानसभा का इलेक्शन भी अभी पास है और इस बार तो स्टूडेंट लोगों ने इलेक्शन वाली प्रक्रिया में बहुत अच्छे तरीके से भाग नहीं लिया, लेकिन अब अगर स्टूडेंट्स ये जान रहे हैं कि उनकी शिक्षा को छीना जा रहा है, उन्हें वंचित रखा जा रहा है, तो इस बार पूरे महाराष्ट्र का जनसैलाब स्टूडेंट्स लोगों का उतर जाएगा इलेक्शन के लिए और चाहेगा कि ये जो सरकार है ये हर तरीके से उतर जाए, ये अपोजिशन में बैठने लायक भी ना रहेगी। एक तरफ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो 1500 रुपये महिलाओं को और जो इस देश के वंचित वर्ग उनको देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपका आंदोलन काफ़ी महीनों से चल रहा है, उसके तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं देती, जबकि मानसून सत्र अभी विधानसभा में चल रहा है। यहाँ ये बात होनी चाहिए थी लेकिन वो बात नहीं हो रही है। क्या सरकार इसके लिए कोई उदासीन नहीं है या फिर उनको इस देश के SC, ST, OBC तमाम बच्चों के भविष्य की कोई फिक्र नहीं? क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अब ये आपने जो पूछा है वो लाड़की बहन योजना जो आई है उसके हिसाब से पूछा है। अब लाड़की बहन योजना में 46,000 करोड़ प्रति वर्ष का बजट है। बिल्कुल। अब वो उसमें से दे कितने रहे हैं, अगर सोचे लॉजिकली तो 1,500 रुपये हर लेडी को दिया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा सरकार को इस मीडिया के माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से, कि हमारे राज्य की जो बहनें हैं, हमारी जो लड़की बहन है वो सक्षम है, नेशनल लेवल चैंपियन है यहाँ पे कुछ, बिल्कुल। है ना। उन लोगों को आपके 1,500 की, आपके सपोर्ट की पैसों के रूप में ज़रूरत नहीं है। आप अगर वही पैसे सही तरीके से उनके उच्च शिक्षा में लगाए तो 40,000 करोड़ में हर साल 15,000 बहनें जा सकती है फॉरेन एजुकेशन के लिए, और आप भेज कितने रहे हैं? 75, उसमें भी आपने कटौती कर दी है। तो अगर ये पैसा उनके शिक्षा में लगाए, उनके उन्नति में लगाए, तो एक भी बहन को आप पे आश्रित रहने की नौबत नहीं आएगी। ये पैसा खुद कमाएंगे और सिर्फ बहनों को नहीं, इस देश के, इस महाराष्ट्र राज्य के भाइयों को भी ये पैसे बांटेंगे। ये पूरा परिवार चला सकती है महाराष्ट्र राज्य की बहनें अगर इनको उच्च शिक्षा सही तरीके से दी जाए। तो मुझे लगता है ये स्कीम में बहुत सारे फ्लॉज है। ये सिर्फ वोट बटोरने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो है आकर्षित हो और वोट उन्हें दे, उसके लिए ये किया गया है, लेकिन मूल मुद्दा जो है वो शिक्षा का है। अगर हमारी बहन शिक्षा प्राप्त करेगी तो उन्हें आश्रित रहने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार ने इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि जैसे कि 15,000 महीने का मिल रहा है ना लेडीज को, 1500 मिलने वाला है। हंसी आती है मुझे इस बात पे, हंसी आती है मुझे सरकार पे। हंसी क्यों आ रही है? जस्ट बिकॉज अगर ये जो 15,000 का दिखावा कर रहे हैं ना, उसके जगह अगर इंडिया में एजुकेशन मिले, इसके जगह हॉस्पिटलिटी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बने, तो इंडिया कहीं का कहीं पहुंच जाएगा, USA को टक्कर दे देगा। ये 1500 से कुछ नहीं होने वाला है। 1500 से रिचार्ज होता है मोबाइल का, कुछ नहीं होता है, हालांकि घर का किराना भी नहीं होगा। आज अगर एक स्कॉलरशिप इतना दबाया गया है, स्कॉलरशिप क्या कर दिया है, हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। इवन दो हम ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसमें भी हमको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। स्कॉलरशिप मिलती है, हमारी फैमिली नहीं सपोर्ट कर पा रही है हमको, बिकॉज वो फाइनेंशियली वीकर है, नहीं प्रोवाइड कर पा रही है। और क्यों ना वीकर है? स्टार्टिंग से हमको दबाया जा रहा है, स्टार्टिंग से। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इक्वालिटी दी है, बट फिर भी कोई भी उस पे काम नहीं कर रहा है। कौन काम कर रहा है? इक्वालिटी दी है, क्या बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा गया है कि अगर इक्वालिटी इंसान को मिले, हर किसी को इक्वल एजुकेशन मिले ना, हमको स्कॉलरशिप मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सेक्शन हमारा वीकर है। जब इक्वालिटी आएगी ना, जब हर कास्ट के लोग इक्वल आएंगे ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको ये जो स्कॉलरशिप मिले वो भी बंद हो जाएगी। तब हमको भी कुछ एतराज नहीं रहेगा इस चीज से। हमको क्यों एतराज रहेगा अगर इक्वालिटी है तो? बट हम वीकर है, हम फाइनेंशियल नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। हम अपने जॉब छोड़ के एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं और यहाँ पे हमको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। शर्म आनी चाहिए। लिटरली मैं सारे शब्दों में बोलना चाहूंगी, शर्म आनी चाहिए गवर्नमेंट को कि इतना बजट हमारे एजुकेशन के लिए होने के बावजूद हमको एजुकेशन से रोका जा रहा है। हाँ, ये चालाकी है, ये लोग साजिश, सोचे समझे साजिश ये है, ये जहाँ पे हमको स्कॉलरशिप से ये दूर किया जा रहा है। ये मुझे एक बात बताइए, जहाँ पे अगर कोई इंसान, मतलब एक फैमिली की इनकम अगर 8 लाख है तो वो सच में क्या है, मतलब 1 करोड़ के पास वो कर सकता है? उसकी पूरा खानदान भी एक हो जाए तो भी कुछ नहीं कर सकता। और ये 8 लाख तो छोड़ दीजिए, अगर मेरी फैमिली की इनकम अगर 1 लाख या 2 लाख की हो, उस कंडीशन में मैं क्या कैसे जा सकती हूँ? सेंस बनता है कोई? मेरे जैसे होंगे, हाँ है, बिकर शिक्षण है, बट उनके बच्चे होशियार है, ले रहे 74-70 ले रहे हैं, तो वो क्या कमजोर है स्टडी में? नहीं है।
फाइनेंशियली वीकर जो फैमिली वीकर है ना उनको 75% लेने के लिए बहुत जी जान लगानी पड़ती है, क्योंकि ना इनके माँ बाप अगर अदर कास्ट के लोग ऑलरेडी एजुकेटेड है, उनके दादाजी उनके माँ बाप एजुकेटेड है, बिल्कुल उनके है ना? एफर्ट्स तो में उनके लिए कुछ इजी होता है वो चीजें, बट हमारे लिए इजी नहीं है। हमारे लिए इजी नहीं है बिकॉज हमारे माँ बाप ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देके खुद का पेट काट के हमको पढ़ा रहे हैं। वो उस केस में भी अगर हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं हमको एजुकेशन नहीं मिल रहा है, शर्म आनी चाहिए। अगर यूएसए जैसी कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री हमें ऑफर लेटर दे रही है, ऑफर लेटर होने के बाद अगर हमारा देश हमको एजुकेशन के लिए रोक रहा है तो शर्म आनी चाहिए इस बात पे गवर्नमेंट को। तो जैसे सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जिस जगह हम लोग खड़े हैं संविधान चौक, तो ये हिस्टोरिकली एक रिवोल्यूशनरी प्लेस है। जब संविधान बनने के पहले यहाँ पे जितने मैन पावर था, मतलब कि जब बाबा साहब ने यहाँ पे सभा ली थी तो 80,000 मेल थे, तो उसमें से 40,000 फीमेल थे। तो जो गवर्नमेंट सोचती होंगी कि ये लोग संघर्ष नहीं कर सकते, तो ये संघर्ष जो है ना वो हमारे खून में ही है। तो ये इनको वो अभी जो हमारा ये सेकेंड आंदोलन है, अगर हमें सड़कों पे आके भीख के जैसे ये मांगना पड़ रहा है कि एजुकेशन के लिए हमें स्कॉलरशिप दो, तो इसके सिवा जो एकदम गलत इम्पैक्ट है, मतलब हमारे इंडिया का जितना भी हम बोलते हैं कि जीडीपी कितनी भी बढ़ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी बढ़ जाए इंडिया का, लेकिन जब तक कि पर इंसान का पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तब तक कि मैं और या हमारे समाज नहीं बोलेगा कि वो डेवलप्ड है। जैसे कि मैं अभी स्कॉलरशिप पे आऊँगी, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट का मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल के बारे में बोलूँगी कि सेंटर मतलब सेंट्रल जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री, वो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है। तो इसकी क्या टाइमलाइन वगैरह कुछ नहीं रहती क्या? अगर यूके, फॉरेन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया की एक टाइम पीरियड होता है कि किस टाइम पीरियड में, जैसे कि इंडिया में इलेक्शन कब होता है तो एक टाइम पीरियड होता है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप कब आएगी, हम उनको कॉल करते हैं, वो बोलते हैं कि जल्दी आएंगे। जल्दी कब आएगी? हमारा सब जो हमारे अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिले हैं हमें, तो वो सब वो पोस्टपोन हो जाने के बाद, वो सब विड्रॉ हो जाने के बाद वो हमें स्कॉलरशिप देंगे क्या? और सबसे पहले उन्होंने जो 75 की जो अट रखी है, ठीक है, सभी लोगों ने बोला है, तो मुझे एक बात, मुझे ये गवर्नमेंट को बताने के लिए ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास हज़ार या लाखों उदाहरण है कि जो इस देश को चला रहे हैं ना, IAS, IPS, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो खुद 12th फेल है। कुछ लोग हैं जो 12th फेल है, 12th में 35% है, फिर भी वो काबिलियत रखते हैं कि वो आगे चल के देश को चलाए। 75 ये अट हमें इसलिए ये वॉयलेट करती है कि ये हमें हमारी काबिलियत पे एक शक करती है, या हमारी काबिलियत पर उनका एक सवाल है कि क्या हम लोग आगे नहीं कर सकते क्या? तो मुझे हाँ, जब वो 12th फेल इंसान कलेक्टर बन सकता है, 12th फेल इंसान देश चला सकता है, तो वो फॉरेन में जाके क्यों नहीं पढ़ सकता? और जैसा कि ये जो उन्होंने 30 लाख रखा है मास्टर के लिए और 40 लाख रखा है PhD के लिए, तो पैसा तो उनके पास है लेकिन उनको देना नहीं है। जो ये मेट्रो का काम चल रहा है, नागपुर में ज़रूरत भी नहीं थी मेट्रो की, और वो इतना चीप रेट भी नहीं है कि जो हम लोग झोपड़पट्टियों से निकल के मेट्रो एक्सेसिबल कर सके। हमारे झोपड़पट्टियों में नहीं है ना मेट्रो की लाइंस, उधर नॉर्थ साइड में नहीं है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है, जो मेन एरिया है वहाँ पे आई है। तो ये जो पैसा है वो उनके पास है, लेकिन वो उनको देना नहीं चाहते। अभी एकनाथ शिंदे अपने मीटिंग में थे, फिर भी क्रिकेटर रोहित शर्मा को 11 करोड़ दिए। अभी जिनके पास पैसा है उनको ही वो पैसा देंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको बहुत ज़रूरत है, सोचो कि वी आर अम्बेडकराइट्स, आई एम अम्बेडकराइट, तो मेरे पास लैंड रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास इकोनॉमिकल पावर नहीं है जहाँ से मेरे पास काबिलियत है। मैं खुद अपना SOP लिख के अपने सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करके वहाँ पे जा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास इकोनॉमिक पावर नहीं है। लेकिन हम लोग संविधान के थ्रू, संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम लोग जाने का दम रखते हैं। तो ये गवर्नमेंट को पता है कि अगर ये बच्चा वहाँ पे पढ़ लिखेगा तो यहाँ पे आके हमें हमारे काबिलियत पे शक उठाएगा। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि उनकी जो कुर्सी है ना, उनको डर लग रहा है कि उनकी कुर्सी जो हिल सकती है। तो मुझे यही कहना है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सोच समझ के, मतलब कि ये जो रूल्स है इलीगल, मतलब अगर कोई भी पढ़ेगा ना, ये जो जांच अटी उन्होंने लगाए हैं, जैसे कि भैया ने भी बोला है कि अगर उनके पास टाइम नहीं है
तो उन्होंने अपनी सीट खाली करना चाहिए, क्योंकि वोट मांगने के लिए तो घर घर में आते हैं, दिखाते हैं टीवी में कि दलित के घर में खाना खाया, लेकिन दलित अब बच्चा यहाँ पे जितने भी 50 लोग होंगे ना, 50 अपने सब्जेक्ट में मास्टरी किए हुए लोग हैं। 5 लाख स्टूडेंट को, 5 लाख लोगों को हराने का दम रखता है एक एक स्टूडेंट यहाँ पे। तो मुझे ये कहना है कि वो वोट मांगने के लिए भीख जैसे हमारे घरों में आते हैं, हमें वोट देना करके। ये लाडली बहन योजना, अरे मैं उनकी लाडली बहन हूँ, तो मुझे वो स्कॉलरशिप दे पढ़ने के लिए, मुझे नहीं चाहिए 1,500 रुपये, मैं खुद कमा के गवर्नमेंट को दूंगी 1,500 रुपये। और ये कहना चाहूंगी, और ये पैसा जो है ना, वो पैसा हमारा है। जीडीपी में, ये देश की जो इकोनॉमी में, वो बोलते हैं ना इंडिया का बहुत बड़ा जीडीपी ट्रिलियन मिलियन चल रहा है, तो जो देश का जो सवर्ण है ना, वो 3% सवर्ण है। क्या काम करता है हमारे घर, हमारे एरिया का रिक्शा चालक, ऑटो चालक, किसी घर में लेबर, अनऑर्गेनाइज लेबर वर्क जितना काम कर रहा है ना इस देश में, उसके कारण इंडिया की इकोनॉमी बन रही है। तो ये पैसा हमारा है, तो उनके हम लोग बच्चे हैं, तो ये हमारा भीख नहीं है। भीख मांगने के लिए मंत्री संतरी लोग हमारे घर में आते हैं और हम लोग उनको देते हैं, ये हमारा अधिकार है। और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि जब तक ये सेकेंड आंदोलन है और ये छोटा आंदोलन है, अगर, क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेस्ड है, हमारे पास अनकंडीशनल ऑफर लेटर है, सब कुछ है, लेकिन हमारा जो लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रहा है। अगर ये नहीं हुआ, मतलब एक टाइम, सरकार को चेतावनी है कि हमें टाइमलाइन चाहिए, एक टाइमलाइन चाहिए ना, किसी भी प्रोसीजर को वर्क करने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए। भाई तुम्हें 20 तारीख तक ये रिजल्ट आएगा। ये क्या है, एक बच्चा है, उसका पिछले साल के स्कॉलरशिप का रिजल्ट अभी लगा इस साल। मतलब हम लोग डिप्रेस है, हम लोग पढ़ाई भी करें, इंग्लिश को कॉम्पीट करें, और इसके बाद आके रस्तों पे लड़ाई भी लड़े, और हमको वो लड़ाई जीतने नहीं मिलेंगी, तो हमारा वो डिप्रेशन में जाएंगे। तो ये जो हम, जैसे कि मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, और हमारे जो सेक्शन से, शेड्यूल कास्ट सेक्शन से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। तो अगर हमारी इच्छा है फॉरेन में जाने की, तो ये हमें रोकने की क्यों साजिश कर रहे हैं? तो इसके लिए इनको जवाब देना पड़ेगा। इनके पास वो मीटिंग छोड़ के 11 करोड़ देने के लिए रोहित शर्मा के लिए ज़रूरत है, अरे उनको दो 11 करोड़, लेकिन तुमको हम इतना ये कर रहे हैं, मतलब कि हर बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमको आंसर देने के लिए ये नहीं है। उनका एक वेबसाइट है, मतलब स्मार्ट इंडिया, मेट्रो बनाने से स्मार्ट नहीं होता है यार। तुम जो प्रोसीजर है, आज भी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म है ना, हाथ से लिखना पड़ रहा है हमको, तो ये स्मार्ट कैसे हुआ है? तुम स्मार्ट, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी विस्टा प्रोजेक्ट से वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा बनाया है, तो बहुत सारा मुझे बोलना है। तो गवर्नमेंट को मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि हमें एक टाइमलाइन दो। स्मार्ट बनने की कोशिश है, हम लोग इतने होशियार है, हमें पता है कि स्मार्ट, हमें लॉलीपॉप देने से हम स्मार्ट नहीं बनेंगे। हमारा जो एजुकेशन का मुद्दा है वो उठा, और हमें हमारा जो संवैधानिक न्याय है वो नहीं मिलेगा, तो हम लोग और जन आक्रोश करेंगे। धन्यवाद। क्रीमी लेयर का सवाल है, फाइनेंशियल का सवाल है। 25 साल पहले ही इस देश के कोर्ट ने ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि एक बार ये साबित हो गया है कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हो। एक बार यह डिसाइड हो गया कि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हो, इसका मतलब ही है कि आप फाइनेंशियल वीकर हो। फाइनेंस की जो मर्यादा है, क्रीमी लेयर की मर्यादा है, 10-20 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की मर्यादा को खत्म कर दिया है। एक बार ये साबित हो गया है कि तुम अनुसूचित जाति जनजाति के हो, उसके लिए कोई भी फाइनेंशियल मर्यादा कोर्ट ने ही खत्म कर दिया है। जब कोर्ट ने ही फाइनेंशियल मर्यादा यानी आर्थिक मर्यादा खत्म कर दिया है, तो सरकार इस तरीके से या उस तरीके से और भी फाइनेंशियल मर्यादा को लाना, यानी देश समाज के साथ गद्दारी करना, समाज को गुमराह करना। दूसरी बात है 75% की जो बहुत हंसी की बात है। मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूँ कि जब आईएएस की परीक्षा होती है, कलेक्टर की परीक्षा होती है, उसका बेसिक क्वालिफिकेशन होता है बीए। कोई भी ग्रेजुएट, वो ग्रेजुएट थर्ड क्लास ग्रेजुएट भी आईएएस की परीक्षा को बैठ सकता है। जब थर्ड क्लास ग्रेजुएट कलेक्टर बन सकता है, तो हमको एजुकेशन जाने के लिए 75 की अट, ये कहाँ का न्याय है? ये क्या बात है? ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है, बहुत बड़ा ये हंगामा खड़ा कर रहे हैं हमारे साथ। जब थर्ड क्लास
बीएससी बीकॉम और कोई भी ग्रेजुएट कलेक्टर बन सकता है, तो 75 की अट लगाने का कोई मकसद ही नहीं आता है। इसका मतलब है ये उनके जो प्लानिंग है, एन केन प्रकारे ये समाज आगे न आए, आगे न पढ़ पाए, उच्च शिक्षा न पढ़ पाए। और बाबा साहब ने जो हमको बताया है कि आपको उच्च शिक्षित होना है, ये उन तक न जाए, यही उनकी सोची समझी रणनीति है। यानी पूरे समाज से उनको 75 बच्चे ही ले जाना है। तो पूरे महाराष्ट्र में मैं पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ 75 स्टूडेंट है? हमारे पास हजारों स्टूडेंट है जो 75 तो क्या 90% लेने वाले। अगर हमारे पास लाखों स्टूडेंट है 99% लेने वाले, तो इतने बच्चों में अगर 75 बच्चे ही उठ जाएंगे और बाकी बच्चों का क्या? बाकी बच्चों का क्या? अगर हमारे पास दे दो एनालिसिस, हम 1000 बच्चे 1,00,000 बच्चे 90% लेने वाले आपके सामने लाकर खड़ा कर देंगे कि आप इतने बच्चों को स्कॉलरशिप देकर भेजेंगे? नहीं भेजेंगे ना। यानी एक तरफ म्हणजे बच्चों का कट ऑफ, दूसरी तरफ पर मेरिट का कट ऑफ, तीसरी तरफ फाइनेंस का कट ऑफ, यानी ओनली कट एंड माउथ इज शट। हाई कोर्ट में केस डाला था, तो वहाँ पे जज हमें बोल रहे थे कि ये स्कॉलरशिप है मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए। तो मेरिटोरियस, ये मेरिट किसने बनाया? आप हमें बताइए कि मेरिट का क्या पैरामीटर है। सबसे पहले जज जैसा सर ने कहा कि एक ग्रेजुएशन, एक गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए हमें पास होना पड़ता है, बस पास चाहिए। तो ये मेरिटोरियस है और मेरिट का डेफिनेशन क्या है? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ द मेरिट? मेरिट इज अ फुल बुलशिट थिंग। वो मेरिट बस हमें पेपर में दिखाना चाहते हैं, न्यूज़पेपर में दिखाएंगे, इनके आर्टिकलों में दिखाएंगे। भाई मेरिट क्या है? अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट को ही भेजना है तो 85 का रख देते हैं, वो तो मेरिट है हमारे लिए। वो मेरिट का मुद्दा ये, जैसा जिस तरह की जुडिशरी भी इनकी साजिश है। अगर बच्चा 75% ले रहा है तो कितना होशियार है। गरीब का बच्चा कैसे लेगा? ना उसको पढ़ने के लिए जगह है, ना उसके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, उसके सुविधा नहीं है, उसके घर के सामने रोड नहीं है। अच्छा, ये इतना बड़ा बजट में अगर ये स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो ये क्या देंगे लोगों को? बस आश्वासन। लोगों को आश्वासन देते हुए सब इनका जो एक ब्राह्मणिकल और सवर्ण, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, जिस तरीके से इन्होंने वो पूरा एक सिस्टम बना के रखा है, ये सिस्टमिकल सटल तरीके से शेड्यूल कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो अगर हम सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हमें स्कॉलरशिप नहीं मिली तो हम लड़ते रहेंगे। और जैसा अभी कहा हमारी बहनों ने कि क्रिकेटर्स को दिया जा रहा है, मंत्रियों को दिया जा रहा है, दलित नागरिक सुधार बस्ती में हर MP MLA को मानदान के तौर पे 4 करोड़ रुपए दिया जाता है। वो 4 करोड़ रुपए हमें दो। उनके पास तो VIP गाड़ीज रहती है, उनको इतना गवर्नमेंट की फैसिलिटीज, जो लोग उनको खड़े करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव, लोगों को ही नहीं दे पा रहे ये फैसिलिटीज, तो किसके लिए गवर्नमेंट है? ये तो डिक्टेटरशिप है ना। फिर ये जो जिस तरीके से हमें बस आश्वासन दिए जा रहे हैं कि हम GR चेंज करेंगे, अगर इन्होंने GR चेंज नहीं किया तो ये अम्बेडकरवादी समाज कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से सवाल पूछते रहेगा और पूछते ही रहेगा। जय भीम। एक मूलभूत मतलब एक सवाल मेरे मन में आया है कि जब भी कोई कानून बनता है या एक ऑर्डिनेंस लागू होता है तो वो प्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, इसके आगे चालू हो जाता है, पीछे से तो नहीं होता है कि पीछे से मतलब उसको लागू करेंगे, ऐसा नहीं होता। अभी निर्णय हुआ तो इसके आगे लागू होता है। अभी इन्होंने जो निर्णय लिया है 75% इनको परसेंटेज चाहिए, तो सिर्फ ग्रेजुएशन की बात नहीं कर रहे ये लोग, 10वीं 12वीं में 75% चाहिए बोलते स्टूडेंट्स को। एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे बच्चों को है ही नहीं है, इतने वंचित है, उनके घर की हालत मतलब इतनी ख़राब होती है, और उनको पहले से मालूम यदि रहता मुझे 75 ही चाहिए तो कैसे बेचारे रात दिन मरते थे और 75 मतलब हासिल करते थे। अभी निर्णय उन्होंने लिया, पीछे से कैसे लागू हो सकता है निर्णय? तो ये निर्णय उनको चेंज करना ही पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले बार भी एक आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के बाद में आपकी सरकार से क्या बातचीत हुई, सरकार ने आपको क्या आश्वासित किया, और अभी सरकार का आपकी इन मांगों को लेकर के क्या रुख है, क्या बताएंगे? मैं आपको बताना पसंद करूंगा कि हमने जब नागपुर में हिवाड़ी अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में हमने एक महामोर्चा निकाला था
इस क्रीमी लेयर के विषय को लेके। उसके बाद फिर हमने लगातार अभी तक ये तीसरा आंदोलन हमारा है। तो जब हमने लास्ट आंदोलन किया था उस आंदोलन के वक्त हमारे को वहाँ से पता चला कि इन विषयों पे सरकार ध्यानाकर्षण करने जा रही है, पर वो आंदोलन को होकर अभी 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई भी निर्णय नहीं लिया। मुझे ये कहना है, सरकार से ये कहना है कि आप कौन सा संशोधन करते हो, कौन सा रिसर्च करते हो कि आप लाडली बहन की योजना निकालते हो, उसमें 46,000 करोड़ देते हो, और यहाँ पर में आप बच्चों को बोलते हो, कौन से जो अनुसूचित जाति और जमाती के जो बच्चे हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, उनको आप फाइनेंस का हवाला देते हो कि वित्त हमारे पास उपलब्ध नहीं, पैसा नहीं करके। मतलब ये फाइनेंस का हवाला देके उन बच्चों की जो अभी तक जो 75 बच्चे जाते थे फॉरेन में, उनको 60 लाख से 1 करोड़ तक दे सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने 30 और 40 लाख क्यों किए? क्या हम ऐसे समझे कि 46,000 करोड़ जो आप उधर में दे रहे हो, तो इस 30-40 लाख का यानी जो 1 करोड़ देते थे वो माइनस करके उसमें आपने एडजस्ट किए हो? यानी कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो कि ये जो अनुसूचित जाति जमाती के जो बच्चे हैं इनको उच्च शिक्षा से आप वंचित करने जा रहे हो। और अगर सरकार का ये रवैया रहा तो हम अभी आंदोलन के माध्यम से तो करेंगे, लेकिन हम सरकार को आने वाले जो इलेक्शन में वोट की क्या ताकत होती है हम सरकार को जरूर दिखाएंगे। तो इनकी जो मांगे है वो जायज़ है, लेकिन जिस तरीके से सरकार का रुख है, सवाल ये भी है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को राशन देने का हवाला करती है। सवाल यह है कि योजना बना के 1500 रुपए में खुश करने की नई वोट बैंक की राजनीति सरकार करती है, लेकिन 75 साल से इस देश में जो वंचित वर्ग है, जो पिछड़ा हुआ समाज है, उसको शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए अगर इस देश में संघर्ष करना पड़ रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल या निशान सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर खड़ा करता है। और इस मामले को लेकर के हम हमेशा मुखर रहेंगे, हम बोलते रहेंगे तब तक, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि पढ़ो लिखो और संघर्ष करो। तो संघर्ष हमारा संविधानिक है, मांगे हमारी संविधानिक है, और इसी तरीके से हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। हम समाज की आवाज़ जरूर उठाएंगे। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।